होगा। ये वाला टॉपिक पिछले क्लास में भी किया था, तो छोटा सा एक रिकैप ले लेते फटाफट, और उसके बाद आगे का जो भी टॉपिक कवर अप करना है वो हम फास्ट ले लेंगे। एक ही मिनट, अगर किसी ने ये शेयर किया है तो आप नहीं शेयर करेंगे तो सही रहेगा। फाइन, ठीक है, चलिए। हाँ, तो एक ये एंगर मैनेजमेंट के ऊपर हमारी थोड़ी सी क्लास रहेगी। उसके लिए एक छोटा सा पीपीटी देख लेते हैं। फाइन। तो ये अभी एंगर मैनेजमेंट है क्या, और होता क्या है, और इससे क्या क्या, इसके क्या क्या रीजंस है, इससे क्या क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो आजकल ये एंगर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा चला है, और ये क्रोध जो है वो ऑलरेडी हमारे शास्त्र में पहले ही मतलब वो बता दिए थे कि कितने सारे 18 पापस्थानक है। वो 18 पापस्थानक के अंदर ये जो क्रोध नाम का जो एक पापस्थानक है वो भी एक पाप के लिस्ट के अंदर आता है। और ये जो है ये सिक्स्थ वाला अपना पापस्थानक होगा, ये एंगर। बहुत ही ज्यादा एंगर इश्यूज होते हैं आजकल, और इसके लिए लोग जो है अलग अलग डॉक्टर्स के पास सबको कंसर्न करने के लिए जाते हैं कि हाँ हमको ये जो है ये इशू हो रहा है। अभी एंगर मैनेजमेंट वो सबसे पहले हम लोगों ने छोटा सा एक बैकग्राउंड देखा था। जैसे सन के बारे में हमने सुना था। सन जो है कितनी सारी चीजें हमको देता है, लेकिन एक स्वभाव के कारण, क्या कौन सा स्वभाव, हमको इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा गर्मी देने के कारण हमें जो है वो सन पसंद नहीं है। हमें कौन पसंद है? मून पसंद है। बिकॉज हम मून में आराम से, वो जो इतना ज्यादा शीतल रहता है, इतना ज्यादा ठंडक रहता है वातावरण, उसके कारण हम जो है वो आराम से मून लाइट जब रहता है तब आराम से घूम सकते हैं। जैसे कि वो पूरा एग्जाम्पल लिया था, फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल लिया था, सोलार एनर्जी का एग्जाम्पल लिया था कि सन जो है हर एक चीज में मौजूद है। उसकी प्रेजेंस हर एक जगह में है। जैसे एक वो रेन का प्रोसेस हम लोगों ने देखा था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, तो वाटर से, वाटर का जो पानी है वो कहाँ से, रिवर्स वगैरह, वाटर मतलब पानी, सॉरी। तो पानी कहाँ से आता है? रिवर्स में से आता है। और रिवर्स का जो पानी है वो कहाँ से होता है? क्लाउड्स। तो वो क्लाउड्स में जब पानी बरसता है तब जाके वो स्टोरेज होता है रिवर्स और बैंक्स के ऊपर। और ये जो क्लाउड में कैसे वो पानी बनता है? इवेपोरेशन के कारण। वो कैसे होता है? हीट के कारण। और अल्टीमेटली हीट कहाँ से आती है? तो भाई सन से आती है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये जो रेनफॉल का जो प्रोसेस है वो बेसिकली इट इज बिकॉज ऑफ सन। अभी सोलार एनर्जी देख लिया, थर्मल पावर देख लिया हम लोगों ने, ये इसका फोटोसिंथेसिस का देख लिया। फिर एक हम लोगों ने सूर्यमुखी का भी एग्जाम्पल लिया था कि जैसे वो जो सनफ्लावर, उसका नाम ही सनफ्लावर है। जब उसकी धूप, उसकी किरणें, उसकी रेज उस पर पड़ती है तभी वो सनफ्लावर खिलता है, और जैसे ही वो सनसेट होता है तो ये जो सूर्यमुखी है वो बंद हो जाती है। अभी इस हरे हरे के पीछे ये सन ही उसकी प्रेजेंस है, उसी के कारण हमको इतनी सारी चीजें मिलती है। और अभी आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बैटरीज वगैरह है, कार की बैटरीज होती है, या फिर अभी जो ये टू व्हीलर की भी, उसके उसमें भी बैटरीज आ गई। तो वो किससे रिचार्ज हो रही है? वो भी एक सोलार पावर के हिसाब से ही ये सारी चीजें चल रही। तो अभी लेकिन उसका सिर्फ एक स्वभाव, कैसा स्वभाव? गर्मी देने का स्वभाव। उसके कारण हम जो है वो सूर्य से एकदम दूर होते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि नहीं, हमें जो है वो सूर्य के अंदर कोई काम नहीं करना चाहिए। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज्यादा हीट है, हीट वेव ऐसा बोलते हैं हम। इतना हीट वेव है यहाँ पर, इतनी डिग्री सेल्सियस है, और उसके कारण हम सन से दूर दूर होते हैं। बल्कि हमको विटामिन डी भी और कितनी सारी चीजें सन से मिल रही है, लेकिन उसका एक स्वभाव। तो वैसे ही ये जो एंगर, मतलब कि क्रोध का जो, गुस्से का जो स्वभाव है, वो एक स्वभाव ऐसा है हमारे अंदर जिससे हम अपने सराउंडिंग्स है, अपनी फैमिली है, अपने फ्रेंड्स है,
उससे कई ज्यादा जो है हम लोग वो दूर हो जाते हैं। अभी उसी के सामने अगर मून को रखें तो मून हमें कुछ भी नहीं देता, हमको सिर्फ वो शीतलता प्रदान करता है, और उसके बावजूद भी हम ज्यादा से ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि हाँ मून मून के अंदर कितनी ज्यादा शीतलता है। तो ये जो एंगर है वो कैसे हमको होता है, मतलब हर एक ऐसा देखने में आता है कि है ये एंग्रीनेस हमको देखने को मिलती है। अभी वो किस तरह से, मतलब कुछ भी छोटी सी बात हो गई, जैसे हम लोगों ने इंडिया का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर हार जाती है तो किस तरह से एक आदमी जो है खुद के घर का टीवी पूरा फोड़ देता है, क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, टीवी फोड़ दिया, इंडिया हार गई। अभी अगर कुछ खा रहे हैं हम, खाने में कुछ नमक कम है, सॉल्ट वगैरह कम है, तो इतना ज्यादा वो टेम्पर हाई चला जाता है। अगर हमारे घर पे शूज के मतलब शूज को रखने के लिए रैक सिस्टम है, शू रैक है, और उसके अंदर किसी ने शूज अच्छे से नहीं रखे तो बॉयलर फटता है हमारा। अगर हम ट्रैफिक में थोड़ी देर भी, 5 मिनट भी इधर से उधर हो गया हमारा और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अरे बाप रे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, ये वो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इतना ज्यादा क्रोध। फिर कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं, रिक्शा नहीं मिल रही है, कहीं पे खड़े हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, ट्रेन लेट हो गई, या बस का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी हो जाए, अगर 5 मिनट भी ऊपर से नीचे हो जाए तो हमारा पेशेंस जो है वो एकदम ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब पेशेंस रहता नहीं है हमारे अंदर। या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हमारे अंदर मतलब अगर हाँ कभी मान लो कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है और हम अपने बिल्डिंग के अंदर ही है, चलो मान लीजिए कि हम जो है वो 10th फ्लोर पे रहते हैं, और अगर वो लिफ्ट और भी ऊपर है, वो नीचे है, या फिर नीचे से ऊपर आने में और ऊपर से नीचे जाने में बहुत ज्यादा देर लग जाती है, वेटिंग टाइम बढ़ जाता है, तो भी हमारा जो टेम्परामेंट है वो एकदम हाई लेवल का चला जाता है। अभी बहुत सी ऐसी छोटी, ये तो ना मतलब ऐसे सिर्फ रीजंस बताए हैं, ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स। इससे भी बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों में भी हमारा टेम्परामेंट हाई होता है। अगर कुछ कम चीजें भी हैं, मतलब हमारे साथ डेली लाइफ में ये जो चीजें होती है उसके ही सिर्फ एग्जाम्पल ही है, उससे भी ज्यादा कुछ ना कुछ हमारे साथ होता ही रहता है, घटना घटती रहती है। और उसी के चलते ये जो एंगर इश्यूज जो होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हमको फेस करना पड़ता है, और उसी गुस्से के कारण जो है हम अपना जो नेचुरल नेचर है वो खो बैठते हैं। और ये जो गुस्सा जो है हमारे अंदर कूट कूट के भरा रहता है। अभी नेक्स्ट जो लेंगे हम, वो है उसके जो रीजंस है। तो रीजंस ऑफ एंगर, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं, मेन उसके कारण क्या है? सबसे मेन कारण तो उसका जो है वो एक्सपेक्टेशंस है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में भी लिया था कि ये एक्सपेक्टेशन जो है बहुत ज्यादा हम दूसरे से रखते हैं, कि हम जो है हमारा काम खुद तो करेंगे, लेकिन अगर वो हमसे नहीं हो पाए तो हम लोग इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं कि हाँ ये कर लेगा, या फिर ये मुझे संभाल लेगा, या फिर मेरा काम जो भी करना होगा वो आप इसको सौंप दो। या फिर हम ऐसे करते हैं कि हाँ मुझसे कभी भी कोई भी मतलब जो हमारे घर में वडील है या फिर हमसे जो छोटे हैं, तो हम क्या रखते हैं उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हाँ ये जो है ये बंदा मेरा काम करने ही वाला है, ये कर ही देगा, हम उस पे छोड़ देते। सिंपली वी से कि आप जो है ये कर देना। हम उनसे हर एक चीजों में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती है तो हमारा जो है वो टेम्पर जाता है, और ये एंगर बहुत ज्यादा ठूस ठूस के हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा एंगर, हम लोग एंग्रीनेस हो जाता है हम में। फिर दूसरा आता है ये सिचुएशन। मतलब सिचुएशन की क्या, ऐसी सिचुएशंस ही हमारे सामने खड़ी हो जाती है, छोटी सिचुएशन भी होती है, उसके अंदर हम जो है वो, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हर एक छोटी छोटी सिचुएशन के अंदर हम एंग्री हो जाते हैं, हमारा बाहर का हम रूप देके, लेकिन अंदर का जो हमारी जो ठंडक है वो बाहर लाने की कोशिश ही नहीं करते, हमारा सीधा तपेली गर्म हो जाता है।
दूसरा अंदर के संस्कार, मतलब अंदर के संस्कार इतने गाढ़ पड़े हुए हैं सालों से, बरसों से, भवों से, पिछले भवों का भी एडिशन चल रहा है, इस भव के अंदर भी हमको वही मिल रहा है। और भले ही हमको कितने ही अच्छे संस्कार अगर हमारे पेरेंट्स ने दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ भवों के ऐसे अंदर गाढ़ संस्कार भरे भरे पड़े हैं कि ये जो अंदर के संस्कार भी काम करते हैं ये गुस्से के रीजंस के पीछे। तो ये जो तीन मेन चीजें हैं, इच्छाएं रखना, अगर वो इच्छाएं पूरी ना हो पाए किसी के द्वारा, किसी वस्तु के भी द्वारा, मतलब अगर ये चीज मुझे चाहिए और उसने मुझे लाके नहीं दिया तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन हुआ। ऐसा होता है कि मम्मी ने मुझे कुछ टिफिन में अच्छा पैक नहीं किया है, या फिर आज कुछ अच्छा खाने में नहीं बनाया, मैं स्कूल से गया और मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, या फिर मैंने जो अपने फ्रेंड्स के सामने मैंने बोला था कि हम थोड़ा सा एक पार्टी रखेंगे, लेकिन वो मेरे पेरेंट्स ने अलाउड नहीं किया, मुझे जाने भी नहीं दिया, ना ही मेरे घर पे किसी को बुलाने दिया। तो हर एक उसमें छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं, और उसी के चलते वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, और हमको जो है वो हमारे अंदर धीरे 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 करके ये एंगर बढ़ते ही जाता है। करेक्ट। तो ये उसके कुछ रीजन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। अभी इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी इसके सॉल्यूशंस क्या है? तो सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला कि हर एक जन को, सामने वाले जितने भी जन है उसको हम एज अ सिद्ध के स्वरूप में ही माने। सिद्ध स्वरूप यानी कि क्या? जब भी हम अब मान लो कि जब भी हम देरासर के अंदर जा रहे हैं, तो देरासर के अंदर जिस भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उस भगवान के सामने उस भगवान को जो है हम सिद्ध स्वरूप या फिर अरिहंत परमात्मा मानते हैं। करेक्ट। अभी जैसे ही वो देरासर के बाहर निकले, तो क्योंकि देरासर के अंदर हम लोग एकदम पीसफुल, एकदम काम, एकदम शांत हो जाते हैं, हमको किसी भी तरह के गुस्से या विकार या फिर कुछ भी हमको फाइटिंग का या ऐसा कोई भी चीज करने का मन नहीं होता है। तो देरासर के अंदर, मंदिर के अंदर हम बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, भले हमको कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, या फिर हमारा पूरा डे अच्छा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हमको बहुत ज्यादा शांति की अनुभवी मतलब अनुभव होता है। तो देरासर के अंदर जो मूर्ति देखी है वैसा ही हमको बाहर आकर बाकी सबको भी ऐसे ही देखना जैसे सिद्ध का स्वरूप है, मतलब बाकी के सभी जीव जो है वो सिद्ध की ही आत्माएं हैं। वैसा ही हमको देखना कि अरे मैं इसके ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे गाली दे सकता हूँ, इससे कैसे झगड़ा कर सकता हूँ, इसको कैसे अपशब्द बोल सकता हूँ। वैसे ही अपने को, जैसे आप मंदिर में ये सारी चीजें नहीं करते हैं, वैसे ही मंदिर के बाहर आकर भी आपको ये सारी चीजें नहीं करनी। तो सबको एज अ सिद्ध के स्वरूप के समान ही देखना, ये एक सबसे पहले सॉल्यूशन होता है एंगर का। हाँ, वो ऐसा होता है कि उस टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा भरा भरा पड़ा रहता है कि बस अभी के अभी उसको कुछ बोल दे, अभी के अभी उसको मारे, उसको पीटे, उसको गाली गलौज दे, या फिर उसको अभी के अभी जो है सबके सामने इंसल्ट कर दे। लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए अपने गुस्से को। तो ये जो गुस्से के हम लोगों ने पहले तो रीजंस देखे, और अभी उसके सॉल्यूशंस देख रहे, तो ये सिद्ध स्वरूप सबसे पहला कि सिद्ध स्वरूप मतलब बाकी सभी लोगों को जो है एज अ सिद्ध, एज अ परमात्मा हमको देखना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर हम ये सारी चीजें नहीं करते, और मंदिर के बाहर आकर भी हमें सारे के सारे जनों को सिद्ध परमात्मा के रूप में ही देखना चाहिए, ताकि हमको किसी पे गुस्सा आने से पहले हम ये चीज माने कि हाँ वो सिद्ध आत्मा है, हमको उस पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है? स्टोरीज ऑफ महापुरुष। इतने सारे महापुरुष और इतने सारे महासती हमारे पास्ट में हो गए हैं, तो उसकी उनके जो स्टोरीज हम लोग सुनेंगे कि कितने ज्यादा सत्वशाली थे वो लोग, कितने ज्यादा उनके अंदर करुणा का भाव था, कितना प्रेम भाव था, और कैसे कैसे वो शौर्यवान थे, और किस तरह से
उनके मतलब जितनी भी आप स्टोरीज देखोगे इतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का उनके साथ सारी सिचुएशंस खड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो अंदर एक समता भाव, अंदर एक क्षमा का भाव लेकर चलते हैं। और ऐसी स्टोरीज अगर हम सुनेंगे तो शायद कहीं ना कहीं अपने को लगेगा कि अपना लेवल ऑफ एंगर और अपनी ऐसी सिचुएशन ही नहीं हुई जितना एक्सट्रीम लेवल का। कितने कितने महापुरुष ऐसे हुए जिनको अभी वो कौसक के ध्यान में थे और उनके सर के ऊपर ये अंगारे मतलब वो फायर बॉल्स वगैरह रखे हुए थे, और फिर भी वो कायोत्सर्ग के अंदर चुपचाप अपना कायोत्सर्ग कर रहे थे, और उसी गति में वो जो है उनको केवल ज्ञान मिलता है। ऐसे कितने महान पुरुष थे, जैसे कि एक जो मुनि भगवान की बात आती है कि वो कायोत्सर्ग में थे और तभी उनको जो है ये पूरी स्किन कि जो जैसे हम लोग वेजिटेबल्स सुधारते हैं उसकी जो स्किन वगैरह निकालते हैं, वैसे सेम वे में एक मुनि भगवान की स्किन को उतारा जा रहा था, लेकिन वो फिर भी एकदम कामनेस के साथ खड़े थे। पूरा कायोत्सर्ग अपना पूरा किया, लेकिन उसी टाइम पे उनको केवल ज्ञान। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारे महापुरुष हैं और ऐसी उनकी कितनी ज्यादा कथाएं हैं, स्टोरीज है, जिनको सुन के हमको ऐसा लगे कि हमारा लेवल ऑफ एंगर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मतलब उनको हमको एक छोटा सा कट भी आ जाता है या फिर किसी ने कुछ ऐसे मार भी दिया होता है या किसी का गलती से हाथ लग गया, कभी कुछ पानी के छींटे भी लग गए, तो भी हमको इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और उनको जो है इतना सारा सहन करने के बावजूद भी हम लोगों को मेरी वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ, तो इतना ज्यादा सहन करने के बाद भी वो उनके मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकलता है, ना उनका शरीर की एक उंगली भी हिलती है। और हम छोटा सा भी हमको कुछ हो जाता है तो हम एकदम पूरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। अभी वैसे ही तो ये स्टोरीज हमको सुनना तो हमारा जो एंगर लेवल जो है वो थोड़ा सा कम 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 होने की बहुत ज्यादा शक्यता है, 100% शक्यता है। अभी नेक्स्ट थर्ड जो है ये मतलब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस है कि जो ये हम कर सकते हैं। और भी बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस है, लेकिन ये देखने जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा ऐसे सॉल्यूशन है कि हमसे हो ही पाएंगे, डेफिनेटली हो पाएंगे। तो ऐसे सॉल्यूशंस के साथ हम आए हैं। अगर आपके पास और भी कोई सॉल्यूशंस है तो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है समाधान वृत्ति। अब ये समाधान वृत्ति क्या है? समाधान मतलब कि हमको जो है सुलह कर देने की। जो भी आदमी अपने साथ गलत कर रहा है या गुस्सा कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसको उसके साथ हमको समाधान, फ्रेंडशिप, मैत्री भावना हमको रखने की। मतलब कोई हम पे गुस्सा कर रहा है, अच्छा आप ऐसा कह रहे थे जी हुजूर, आपकी बात मुझे मंजूर है, या फिर हंस के उसको थोड़ा सा ऐसे लाइट मोड पे ले लेने का, या फिर उसको जो है समाधान के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आता है। एक बहुत ही बड़े लीडर हमारे इंडिया में हो चुके हैं जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। अब ये सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज्यादा फेमस थे, जिनका नारा भी था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे वो एक बार ऐसे ही किसी मतलब जैसे वो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं जो नारेबाजी लगवाते हैं या फिर प्रवचन वगैरह देते हैं सभा के अंदर जो बोलते हैं, तो वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी सभा बुलवाई थी और उसके अंदर उनका भाषण चल रहा था। पब्लिक में एक जन ने आके क्या किया, उनको एक जूता जोर से मारा, एक शू उनका फेंका, उनके मुंह पे सीधा लगा। अभी सुभाष चंद्र बोस इतने बड़े नेता, बाकी सब लोग उनके आसपास वाले जितने भी लीडर्स थे, जितने भी उनके चाहने वाले फैन फॉलोअर्स थे, वो सब लोग जो है बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, आक्रोश से वो एकदम तेज गुस्से में आ गए। और उस आदमी को सबने पकड़ तो लिया, मतलब देख लिया कि किसने फेंका है, लेकिन वो पीछे मुड़ गया था। अभी वो भीड़ इतनी थी तो पकड़ में नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस ने उसको इतना लाइटली ले लिया कि वो माइक पे क्या बोलने लगे कि ये जो काम जिसने भी किया है वो प्लीज
मुझे दूसरा जूता भी दे दे ताकि मेरी पैर बच जाए और मैं दोनों शूज पहन सकूं। तो हमारे पास ऐसी कोई सॉल्यूशन वाली वृत्ति, समाधान यानी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे ही पास कि हमको जो है वो गुस्सा आए ही नहीं। क्योंकि अगर देखो, जैसे हमको किसी ने अगर जूता फेंक के भी मारा, अगर मम्मी कभी कभी मारती है या फिर हमको कोई फ्रेंड वगैरह भी ऐसे पीट देते हैं या फिर झगड़ते हैं हम हमारे साथ, तो हमको क्या है, बुरा लग जाता है बहुत ही जल्दी। छोटी छोटी बात में हम बुरा मान जाते हैं, हमको बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन हम जो है वो सॉल्यूशन के लिए ट्राई नहीं करते। अगर मम्मी मार रही है तो अगर उसके सामने कुछ हंस के स्माइल दे देंगे ना, तो मम्मी अपने आप वो मोम की तरह वो पिघल जाएगी, वो मेल्ट हो जाएंगे। तो मतलब हमारे पास ऐसे कोई सॉल्यूशन इंस्टेंट उस टाइम पे मिलना मुश्किल है। हमको क्रोध आ ही जाता है, लेकिन वो क्रोध को टिका के नहीं रखना। अगर वो इंस्टेंट आ रहा है उसको इंस्टेंट फ्लश आउट कर दो। अगर वो रह गया तो वो बहुत ज्यादा देर तक वो रहता जाएगा। अभी ये इसके कुछ सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर बताए हैं कि हाँ, ये हम सॉल्यूशंस के तौर पर ये चीजें कर सकते हैं। वरना अगर हमारे में इतना ज्यादा गुस्सा पड़ा हुआ है तो लोग बाग जो है हमसे दूर ही होते जाएंगे। जैसे कि एक राजा का एग्जाम्पल लेते, एक राजा जो है बहुत ही अच्छे से अपनी प्रजा चला रहा था, अपना जो किंगडम है अच्छे से चला रहा था, और उसका एक बेटा था। अभी ये जो बेटा है उसका बहुत ही ज्यादा टेम्पर हाई वाला, बहुत ही ज्यादा उसका टेम्परामेंट हाई हाई रहता था हमेशा। इतना ज्यादा गुस्सा बचपन से ही, और बचपन से थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा सा टाइम गया और 15 से 18 साल का कुछ हुआ रहेगा। अब ये 15-18 साल का जो राजकुमार है वो राजा सोचते हैं अगर मैं इसको अपना किंगडम दूंगा तो ये किंगडम चला पाएगा। उसके अंदर उतना ज्यादा सत्व है, उसके अंदर उतनी ताकत है, उसका गुस्सा ही जो है, भले ही वो इतना ज्यादा होशियार था, इतना ज्यादा शौर्य वाला वान था, बहुत ही ज्यादा उसको तलवारबाजी वगैरह अच्छे से आती थी। हर एक चीज में वो, जैसे ये अपन ने सन का एग्जांपल लिया ना, वैसे ही अभी ये जो है ये किंग का सन, SON वाला, और हमने वो देखा था SUN वाला। तो ये जो किंग का जो सन रहता है वो भी वैसे ही वो SUN सन वाला ही था। उसका भी हर एक चीज में उसको एकदम परफेक्ट था वो। लेकिन ये गुस्से का स्वभाव, इतना गर्म स्वभाव, इतना तपेली गर्म रहता था उसका, हमेशा कोई भी बात करने में आता है उल्टा जवाब, किसी की बात सुनना नहीं, सबको उल्टा जवाब देना, खुद की ही मनमानी करना, और हमेशा ही वो जो है अपना ही चलाता था, सबकी इंसल्ट करता था। अभी ये जो सन है, ये जो किंग का जो सन था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था। किंग वॉज वेरी गुड, लेकिन ये जो सन है उसको सिर्फ ये एक बुराई थी, क्या, गुस्सा करना। तो इसके चलते वो उसके पेरेंट्स का भी फेवरेट नहीं था। एक ही एक बेटा था लेकिन उसके पेरेंट्स का भी वो फेवरेट नहीं था। अभी ये जो बेटा था उसको समझाने के लिए ये जो राजा है उसने कुछ ट्रिक किया। और वो राजा ने क्या किया, एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित को उनके घर पे बुलाया, उनके राजमहल में बुलाया और बोला कि पंडित जी, अरे हाँ पंडित जी, ये जो मेरा बेटा है वो हर एक चीज में बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। हर एक चीज उसको आता है, किसी में भी उसको कोई हरा सके ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन उसको सिर्फ ले डूबेगा तो क्या, उसका गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्से वाला है, इतना ज्यादा गर्म रहता है, सबको उल्टा जवाब देता है। और इसको जो है, मैं अपनी अपना जो राज्य, मतलब अपना जो किंगडम है उसको अगर मैं सौंपना चाहूँ तो भी मेरे पास कोई और दूसरा सोल्यूशन नहीं है। मैं इसको कैसे तो भी अपना राज्य देना चाहता हूँ, लेकिन कैसे दूं, मेरा ये एक ही एक बेटा है। अभी इसके स्वभाव के कारण हमें भी पहले बहुत ज्यादा फेवरेट था, अभी हमारा ये अनफेवरेट हो चुका है। तो ये जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि राजन, आप जो है टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आराम से इसका एक सॉल्यूशन लेकर आता हूँ। आप मेरे को सिर्फ एक दिन का टाइम दो, दूसरे दिन शाम को ये बेटा खुद ही आपके पास चलकर आएगा और आपसे माफी मांगेगा। मेरा जो स्वभाव है इतना ज्यादा कैसे कड़वा हो गया, तो वो खुद ही आके आपको आपको सब बताएगा। ये राजन ने एकदम वो टेंशन फ्री हो गया और
ये जो राजा है वो उसके बेटे की और ये पंडित की मुलाकात करवाते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा इधर आओ, ये जो पंडित है बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान पंडित है और इनके पांव छुओ, इन्होंने ही मुझे सारी शिक्षा दी है। अभी ये तुम्हारी भी कुछ शिक्षा करना चाहते हैं। तो तब बेटे का थोड़ा मूड ठीक होगा, उसने बोला ओके ठीक है। अभी वहां पर एक उद्यान था, मतलब गार्डन जैसा था। राजमहल में तो रहते हैं पुष्प वगैरह, गार्डन वगैरह। तो वो उद्यान के अंदर वहां पर गए वो लोग। पंडित जी बहुत ज्यादा होशियार थे, उन्होंने देखा एक छोटा सा पौधा जो कि मतलब एकदम ही कड़वा नीम, मतलब इतना ज्यादा कड़वा खाने के अंदर। वो जो पौधा अभी छोटे से इतना ही हुआ था, छोटा ही था तब से इतना ही हुआ था। अभी ये जो पौधा है वो लेकर, मतलब उसके पास वो राजा के बेटे को लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि ये जो पौधा है उसको पता था पंडित को, लेकिन वो बेटे को नहीं पता था। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा कड़वा है। कड़वा मतलब इतना ज्यादा कड़वा कि आप मुंह में भी उसको एक इतना सा लीफ का टुकड़ा, एक छोटा सा पिंच भी नहीं रख पाओ। अभी वो पंडित ने बोला इसको कि आप ये जो है इसकी एक पत्ती खा के दिखाओ। तो इसने, बेटे ने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने खाया और सीधा थूका और सीधा गुस्सा किया कि आपको पता है ये क्या है और इतना ज्यादा कड़वा है और आप मुझे ये वाली चीज खिला रहे हो, आपको अकल है कि नहीं है। वो उसके मुंह से ये सारी बातें उस पंडित जी के लिए निकल गई। उसने वैसे ही ये तक झड़प ली और उसने देखा कि ये जो राजा का जो बेटा है उसको अभी सबक सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो उसने बोला कि ये कड़वा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप खुद ही चख के देखो ये कितना कड़वा है और ऐसी चीज आप मुझे खिला रहे हो। तो वो पंडित ने बोला कि अच्छा ये इतना कड़वा है तो आप इसका क्या करोगे। उन्होंने उसको क्वेश्चन बैक वापस से किया कि अगर ये इतना ही कड़वा है तो आप क्या करोगे। उन्होंने बोला इनको, ये जो राजा का जो बेटा था उन्होंने बोला कि इतना कड़वा है उसको तो मैं पूरा उखाड़ के फेंक दूंगा, मेरे गार्डन में ये चाहिए ही नहीं। अभी ये जो पंडित है तो वो पंडित ने अच्छे से उनका आंसर वापस से दिया कि अच्छा ये जो है ये आप उखाड़ के फेंक दोगे तो वैसे ही ये इतना ज्यादा कड़वा है। वैसे ही आप सोचो, आप जो है वो सभी चीज में इतने ज्यादा निपुण हो, इतने ज्यादा परफेक्ट हो, लेकिन आपका स्वभाव इतना कड़वा है, इतना गुस्से वाला है। तो आप सोचो, अगर आप जब राजा राजा की गद्दी पे बैठोगे, राज करोगे, मतलब आप अपना किंगडम चलाओगे, तो लोग जो है आपको कितना इजीली, आपको जो है कड़वा नीम समझकर, जैसे आपने उसको उखाड़ फेंका, जो आप उखाड़ने की बात कर रहे हो, तो वैसे ही आपको भी जो है वो राजा की तरह नहीं मानेंगे और आपकी प्रजा जो है आपको कहीं ना कहीं वो आपके गद्दी पे से उठा देंगी और किसी और को राजा बना देंगी, या फिर कोई और को वो राजा लेकर आएंगे या फिर आपके ऊपर चढ़ाई करेंगे और आपकी जो पब्लिक है वो आपके सपोर्ट में नहीं। वैसे ही सेम वे, मतलब ये जैसे पौधे का एग्जाम्पल लेकर इनको समझाया, तुरंत ही ये जो बेटे थे उनको समझ में आया कि हाँ ये जो पंडित जी बोल रहे हैं वो किस चीज के बारे में मुझे बता रहे हैं। और उनको बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्राइक हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ मेरा जो स्वभाव है मुझे उसको सुधारने की जरूरत है। तो ये जो एंगर है उसको एक कड़वे नीम की तरह की उपमा दी गई है कि हाँ ये जो एंगर है वो क्या है, एक कड़वा नीम। अभी तीसरा जो आता है, हम उसके तरफ बढ़ेंगे कि ये सॉल्यूशंस तो हो गया, लेकिन अभी एक छोटा सा काम हमें करना है कि हमें एक थोड़ा सा 15 डेज का हमको जो है वो एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि ये 15 डेज के अंदर हमको कितना गुस्सा आता है। मतलब ये हमको पैरामीटर्स देखने हैं गुस्से के, और हमको देखना है कि 15 डेज के अंदर हम कितना गुस्सा आता है और कितना ज्यादा हम जो है वो गुस्से पे कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि अगर एक दिन में आपको 2-3 बार गुस्सा आता है तो उसके वो कितने टाइम्स, मतलब आप मान लो कि 15 दिन या 30 दिन, 30 दिन के अंदर 30 बार गुस्सा आता है, यानी कि पर डे एट अ टाइम वंस, मतलब एक दिन में एक बार गुस्सा आया। तो वो देखना है अपने को कि हाँ एक दिन में हमको एक बार गुस्सा है।
अभी वो नोटिस करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर, मतलब हमारे आसपास ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसपे हमको गुस्सा बार बार आते रहते हैं। हमारे घर पे हमारे जैसे इन लॉज है, या फिर हमारे घर पे दादी या दादा है, या फिर मम्मी पापा है, या फिर हमारे फ्रेंड्स है। हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर एक ही फ्रेंड पे आता है, या फिर ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, हमारे जो काम वाले हैं, हमारे कुछ हेल्पर्स हैं, या फिर हमको ऐसे स्ट्रेंजर्स है, और वो एवरीडे, वो जो स्ट्रेंजर है वो स्ट्रेंजर मतलब एज इन एवरीडे तो नहीं है, हमारे कुछ बस हमको जो पिकअप ड्रॉप करने के लिए आते हैं, या फिर कोई भी हो गया। तो ऐसे कौन से कैरेक्टर पर हमको एवरीडे गुस्सा आता है, तो वो कैरेक्टर को भी नोटिस करना। फिर उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि हमको कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा कारण है कि हमको उसी वजह से हमको एवरीडे उस पे गुस्सा आता है, या फिर अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोग हैं। तो ऐसा एक चार्ट प्रिपेयर करना है। अच्छा, कितने टाइम और कौन से इंसान पे कितना, क्या रीजन है उसका। फिर चौथे नंबर का क्या है, उसका वोल्टेज। मतलब वोल्टेज इन द सेंस उसका लेवल, मीडियम हाई लो कैसा है, उसका वोल्टेज कैसा है। मतलब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा आता है, या थोड़ा मीडियम आता है, या फिर एकदम ही कम आता है, और एकदम कम आकर फिर तुरंत चला भी जाता है। जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं, तो कुछ पल के लिए वो झगड़ते हैं, और नेक्स्ट मतलब हम देखते हैं 2-3 घंटे के बाद वही फ्रेंड्स जो है वो नीचे बालकनी में खेल रहे हो, मतलब नीचे बालकनी से देखे तो नीचे वो लोग ग्राउंड में खेल रहे होते। तो ऐसे ये वोल्टेज का भी हमको देखना, और ड्यूरेशन। अभी ड्यूरेशन सबसे मेन है। क्यों मेन है, क्योंकि ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम्स के लिए आता है तो ठीक है, लेकिन वो ड्यूरेशन में मतलब हमको कितने घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, या फिर 24 आवर्स, या फिर वन मतलब 2 डेज, 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, या फिर एक एक महीना हो गया, हम अभी भी उस इंसान से गुस्से में हैं, हमको अभी भी उससे बात करने का मन नहीं कर रहा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हम हमारे फ्रेंड को फोन भी नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा, इतना ज्यादा गाली गलौज, इतना ज्यादा हमको इंसल्टिंग हुआ था, या फिर ऐसी एक छोटी सी बात हमारे बीच हो गई थी कि उसने ऐसा बोल दिया था मेरे बारे में, और मैंने उसको जो है मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, उस टाइम पे मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। मेरा जवाब यहाँ पर है, जब वो मिलेगा तब मैं उसको सुनाऊंगा, बड़ी जोर से सुनाऊंगा। तो वैसे हमको जो है वो ड्यूरेशन, सबसे मेन तो ये ड्यूरेशन है, हमारा गुस्सा कितना ड्यूरेशन तक हमको हमारे अंदर रहता है। बिकॉज अगर ये अंदर रह गया, एक बार वो अंदर रह जाता है तो इतना ज्यादा पॉइजन का काम करता है। बिकॉज एक छोटा सा भी पॉइजन जो है वो धीमे धीमे करके पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। तो ये जो एंगर है वो पॉइजन का ही काम करता है। वो धीरे 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 करके हमारी पूरी बॉडी में वो फैलता जाएगा। तो हमको मेन तो ये ड्यूरेशन हमको देखने का है कि कितना ज्यादा देर तक हमारा जो गुस्सा है वो हम पर मतलब हमारे अंदर रहता है। तो हमने अभी उसके क्या रीजंस है वो देखे, कुछ सॉल्यूशंस देखे, और ये 15 डेज का चार्ट देखा। अभी नेक्स्ट जो है उसके थोड़े से इफेक्ट्स देखते हैं, और लास्ट में हमारा क्लास जो है फिर हम 5-10 मिनट्स में वाइंड अप करते हैं यहाँ से। अभी हमको जो है ये आ, उसके इफेक्ट्स देखते हैं। तो हमको नेचुरल वे में बहुत ज्यादा गुस्सा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के तौर पे मतलब आता ही रहता है। हम जो है वो गुस्से को ऑन द स्पॉट एट अ टाइम कंट्रोल कभी भी नहीं कर पाते हैं। ज्यादातर हमको अभी देखने में आया है कि छोटे छोटे इश्यूज जो रहते हैं उसके अंदर बहुत गुस्सा आता है। कुछ एक्चुअल में ही इशू है, और सही में हमको उस टाइम पे अगर गुस्सा दिखाना है तो हमको दिखाना जरूरी भी है। जैसे अगर हमारे कुछ बच्चे ने गलती कर दी है और वो एक्सट्रीम लेवल की गलती है, हमें उस टाइम पे गुस्सा अवश्य दिखाना चाहिए। हमको जो है वो ऐसे नहीं है कि हाँ भाई हम गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन हमको उस टाइम पे तो अवश्य गुस्सा दिखाना है जब वो एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन आती है। जैसे हमारे शास्त्र के अंदर भी बात आती है, कुछ कुछ ऐसे महानुभाव थे। एक जो मुनि भगवत मतलब एक आचार्य भगवत थे,
उनको जो है उनके निश्रा में रहे हुए एक साध्वी जी भगवंत को एक राजा ने बंदी बना लिया था, और वो बंदी बनाकर वो जो है उनको रिहा नहीं कर रहे थे। और ये जो आचार्य भगवंत थे उनको इतना ज्यादा गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि वो जो साध्वी जी भगवंत थे उनका शील की रक्षा उनको करने का अवसर था, और वो जो राजा है उनको शील भंग करना था। अभी ये जो आचार्य भगवंत थे उन्होंने क्या किया? आचार्य भगवंत थे, मुनि भगवंत मतलब जो भी जिन्होंने भी दीक्षा ली होती उनके पास सिर्फ ओघा या फिर भूपत्ती होती है, लेकिन वो आचार्य भगवंत को उनके साध्वी जी भगवंत की रक्षा करनी थी। उनके शासन के जो साध्वी जी भगवंत थे उनकी रक्षा हेतु उनको उस राजा पे इतना गुस्सा आया कि खुद उन्होंने तलवार उठाई और खुद जो है वो योद्धा की तरह युद्ध करने के लिए रणभूमि में भी उतर गए। अभी बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज नीडेड, ये आता है कुछ एक सेंटेंस है, इंग्लिश का एक सेंटेंस है कि एक्चुअल में जब हमको गुस्सा करना पड़े तब हमको गुस्सा करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हम हर एक छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़े हो जाए या गुस्सा करने लग जाए। ये जब एक्सट्रीम लेवल का कुछ सिचुएशन बनता है, ये तब की बारे में बात। अभी हम आगे चलते हैं, कुछ इफेक्ट्स ऑफ एंगर के ऊपर जो है हम थोड़ा सा लेंगे कि उसका जो सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करेंगे कि नेचुरल ब्यूटी। अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा फाइन लाइंस, बहुत ही ज्यादा वो झुर्रियां पड़ जाती है, और जो जब भी कोई आदमी इतना गुस्सा वाला होता है ना, उसकी एज बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो हमारा जो नेचुरल ब्यूटी है वो ही खत्म हो जाता है। जो फेस की जो एक्चुअल में स्माइल वगैरह है, हमेशा ही वो एंगर स्वभाव के कारण जो है ये नेचुरल ब्यूटी जो है हमारी चली जाती है। और तो और हमको मतलब ऐसा हर एक उसमें बोलने में आता है कि कुछ ना कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह है ना, कभी भी हम जैसे होम्योपैथिक वगैरह लेते हैं, उसके अंदर वो जो डॉक्टर है वो दवाई के बारे में कम, लेकिन हमारा पूरा पास्ट हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, और उसके बाद जाकर हमको जो है वो दवाई वगैरह देते हैं। हमको अच्छे से वो स्टडी करते हैं कि हाँ हमको गुस्सा कब आता है, कैसे आता है, हम क्या बोलते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है। तो वैसे ही ये जो एंगर है सबसे मेन हम मतलब जो इफेक्ट करता है वो हमारी ब्यूटी पे इफेक्ट करता है। दूसरा है ये जो है नेक्स्ट भाव। ये नेचुरल ब्यूटी तो हमने ऐसे ही इसको रखा है कि आपको जो है नेचुरली निखारने के लिए, मतलब वो एंगर अपने को आएगा तो एक्चुअल में ही अपना जो रियल जो स्वभाव है वो अंदर से हम निखार ही नहीं पाते, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो एकदम शांत स्वभाव। हमारी आत्मा कभी भी गुस्से वाली नहीं होती है। ये जो है ये बाहरी पर्याय के कारण ही सब कुछ हमको जो है ये एंगर बोलो या फिर जितने भी पाप वगैरह है वो बाहरी पर्याय का है। आत्मा जो है वो अनंत गुण पड़े हुए उसके अंदर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो है दूसरा है नेक्स्ट भाव। मतलब हमारा ये भाव तो बिगाड़ता ही है, गुस्से गुस्सा करने से ये भाव तो बिगड़ता ही है, बिकॉज हमारे सराउंडिंग्स वाले भी दूर हो जाते हैं, और ये भाव भी बिगड़ता है क्योंकि हमारे जो लोग अपने ही लोग अपने ही खुद के लिए क्या बोलेंगे, ये बहुत गुस्से वाला है, इससे क्या बात करना, ये तो कुछ समझेगा भी नहीं। तो ऐसे करके अपना ये भाव तो बिगड़ता है, और अगर ये गुस्सा अपने साथ भवो भव तक आता है तो नेक्स्ट भव भी बिगड़ता है। दूसरा है हमारे भाव। भाव यानी कि थॉट्स। हमारे जो थॉट्स है उस पे भी सबसे ज्यादा ये वार करता है। कैसे? अभी हमारे कुछ थॉट्स है उसमें हमको सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही चलते रहता है। अगर उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो हम यही भाव लेके नेक्स्ट भाव में जाएंगे, और किसी से हमारा कुछ वैर झैर का रिश्ता है, कुछ रह क्या है, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे पूरे टाइम के लिए। जैसे लास्ट में लास्ट का पॉइंट है रिवेंज, तो उसमें भी जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि ऐसे तीन शॉप थी, तीन शॉप के अंदर तीन उसके अलग अलग ओनर्स बैठे हुए थे। एक हाथी आता है और वो हाथी जो है
जो फर्स्ट वाले नहीं, थर्ड वाले नहीं, और जो सेकंड वाली जो शॉप थी उसी में उसी ओनर को उठाता है और सीधा अपने सूट से पटकता है, नीचे ऊपर करके उसको उधर ऑन द स्पॉट अपने पाँव के नीचे वो दबा देता है, कुचल के मार देता है। तो क्यों? क्योंकि उसका जो भाव था, मतलब उसके पिछले भाव के अंदर उससे इतना ज्यादा वैर झेर कुछ रहा होगा, इतना ज्यादा उससे लड़ाई झगड़ा या फिर गुस्सा रहा होगा कि अभी बाकी किसी को नुकसान नहीं किया, उसी को आके उसने मारा, उसी को आके उसने परेशान किया। तो वैसे ही मतलब जिस भाव में अपन गए वैसा ही अपना नेक्स्ट भाव मिलेगा। तो वैसे ही उसको रिवेंज लेने का भी मन होगा। तो ये रिवेंज के तो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर रिवेंज को समझाने का यहाँ पर प्रयास था। अभी आ, हमारा फोर्थ इज डिजीज। कितनी ही डिजीज जो है सबसे ज्यादा ये एंगर के कारण होती है। सबसे मेन तो हमको स्ट्रेस और एंगर होता है, तो सबसे पहले डायबिटीज, बीपी का कंट्रोल नहीं। उसके बाद हमको जो है, क्योंकि बीपी अगर कंट्रोल में नहीं है तो हर एक चीज हमारा ये जाता ही रहता है। हमको ये जो डिजीज है अपने अंदर आती ही रहेगी, एड ऑन होता ही रहेगा। तो डिजीज के भी अंदर मतलब जैसे हाइपरटेंशन वगैरह है, अपने को अभी शुगर लेवल है, पाचन तंत्र डाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे किसी का शांत स्वभाव होता है, वो आराम से खा पी के मस्ती से उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। लेकिन वैसे ही अगर आप उतना ज्यादा गुस्से के अंदर और अशांति से खाओगे तो आपको वो पाचन तंत्र भी आपका वीक पड़ जाएगा, मतलब वो डाइजेशन भी अच्छे से नहीं होगा, वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगा फूड को। और उसी के चलते बाकी की भी सारी डिजीजेस हो सकती है आपको। फिर और ये जो मतलब गुस्से वाला जो व्यक्ति है ना, जो भी कुछ खाता है उसका आप बोलो मतलब उसको जो है वो पसीना भी उसका जो है वो पॉइजन वाला बनता है। उसके अंदर से इतनी ज्यादा स्मेल वगैरह भी आती है। तो मतलब अलग अलग रीजंस है ये, इसके इसके अलग अलग इफेक्ट्स है। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है पर एक्चुअली है ना आज थोड़ा सा बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और नेक्स्ट क्लास भी है, और ये लास्ट हमारा ये एनर्जी वो भी पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। मतलब इतना ज्यादा हम अच्छे से खा पी के हुष्ट पुष्ट होते हैं, लेकिन हम पूरी की पूरी एनर्जी हमको पढ़ाई में या फिर किसी चीज में हमको करनी होती है। पढ़ाई बोल लो या फिर कुछ एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, या फिर हम अपना खुद का मतलब जितना भी हम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं वो हम उससे विपरीत हो जाते हैं। हमारी जो पूरी एनर्जी है वो गुस्से के अंदर वेस्ट हो जाती है। तो एक बार गुस्सा आया उसके बाद पूरा एक तो दिन बिगड़ा, अपना पूरे सारे काम बिगड़े। हमको जो भी काम टास्क जितना भी हम लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग किया था कि हाँ, हमको ये कंप्लीट करना है, वो सब कुछ गुस्से के अंदर चला गया, हमारी पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई, सब कुछ हमारा गया काम से। तो वैसे ही ये सारे उसके नेगेटिव इफेक्ट्स है। सॉल्यूशंस तो आपको पहले ही बता दिए, और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। हमने सिर्फ यहाँ पर कुछ कुछ ही सॉल्यूशंस लिए थे। तो आप जो है आ, हाँ, तो ये जो हमारे मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। पापस्थानक, 18 पापस्थानक के अंदर ये जो हमारा सिक्स्थ वाला पापस्थानक था, क्रोध। तो ये आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को एंड करते हैं। ऐसी क्रोध की तो बहुत सारी कथाएं आती हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी कुरगढ़ मूवी मुनि की भी जो कथा ली थी उसके अंदर भी ये क्रोध का ही आप देखने जाओगे तो उनको भी क्या था, एक क्रोध ही था। और क्रोध के कारण ही उनको जो है उनकी पूरी परंपरा, भाव की परंपरा बढ़ी थी। तो आज जो है हम यहीं पे अपना क्लास एंड करते हैं, बिकॉज बहुत सारा टाइम हो गया है और अभी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो हम उसको कल के क्लास में लेने का ट्राई करेंगे, और फिर कल जो है हमारा दूसरा एक पापस्थानक के साथ हम वापस से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला है तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। सबका खूब खूब धन्यवाद। प्रणाम।